नमस्कार, मैं राजन शाही एडवोकेट टेक्निकल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों के बारे में अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि अस्थायी व्यादेश क्या होता है, अस्थायी व्यादेश कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी व्यादेश जारी करने की आवश्यक शर्तें कौन कौन से होते हैं, अस्थायी व्यादेश कब तक के लिए जारी किया जा सकता है, अस्थायी व्यादेश एक पक्षी कब जारी किया जा सकता है, क्या अस्थायी व्यादेश शासन के खिलाफ या नगरपालिका निगम के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, होता क्या है कि जब कभी किसी चल या अचल संपत्ति पर अगर हमारे स्वत्व का है, हमारे पट्टे कब्जे की भूमि है, उस पर कोई दूसरा पक्षकार जबरदस्ती काबिज कास्त करने लगता है या अतिचारित अधिपत्य करने लगता है या हमको हमारी ही चल या अचल संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देने लगता है या बेदखल करने की कोशिश करने लगता है, तब हमको अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है और हम अस्थायी व्यादेश माननीय सिविल न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज अस्थायी व्यादेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम अस्थायी व्यादेश के प्रकार देख लेते हैं। तो अस्थायी व्यादेश मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसे टेम्परेरी इंजेक्शन, एक स्थायी व्यादेश होता है, एक निषेधात्मक व्यादेश होता है, एक आज्ञात्मक व्यादेश होता है। तो अस्थायी व्यादेश जो होता है वो CPC के तहत प्रदान किया जाता है। बाकी जो ये तीनों व्यादेश होते हैं ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं। स्थायी व्यादेश जो होता है उसके लिए हमें दावा दायर करना पड़ता है और दावा के डिक्री के पश्चात स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है, जो अस्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। और अस्थायी व्यादेश एक तरह से टेम्परेरी टाइप का होता है, वो यानी जब तक हमारा दावा चल रहा है तब तक के लिए जारी किया जाता है। साथियों, यदि कोई पक्षकार वादग्रस्त ऐसी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है या ऐसे कार्य करने की धमकी देता है तो निश्चित ही यह कृत्य दूसरे पक्षकार के लिए अपूर्णित क्षति का कृत्य करता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि वाद के लंबन रहने के दौरान या उसके अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए वादग्रस्त स्थिति की यथा स्थिति बनाए रखने के लिए व्यादेश जारी किया जाता है। उस व्यादेश को टेम्परेरी इंजेक्शन या अस्थायी व्यादेश कहते हैं। साथियों, व्यादेश प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 3 बिंदु बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ हमें ये अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए ये दावा दायर करना भी आवश्यक होता है। हमें अस्थायी व्यादेश तभी प्राप्त होगा जब हम अपना क्लेम न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं। जब हमारा क्लेम विचाराधीन रहता है तब हम उसी क्लेम में अस्थायी व्यादेश का मांग माननीय न्यायालय से कर सकते हैं। तो अस्थायी व्यादेश पारित करने से पहले उसमें कुछ आवश्यक बिंदु होते हैं जिसके आधार पर अस्थायी व्यादेश पारित किया जाता है, जिसमें से मुख्य बिंदु हैं प्रथम दृष्टया मामला। साथियों, 3 बिंदु इसमें होते हैं। एक है प्रथम दृष्टया मामला, दूसरा है सुविधा संतुलन और तीसरा है अपूर्णीय क्षति। अगर ये तीनों बिंदु जब हमारे पक्ष में होंगे तभी माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में अस्थायी व्यादेश पारित किया जाएगा, अन्यथा अस्थायी व्यादेश इतना आसानी से पारित नहीं किया जाता। उपरोक्त तीनों बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है। इनमें से अगर कोई भी एक बिंदु का अभाव हो तो न्यायालय द्वारा व्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। साथियों, अस्थायी व्यादेश हम CPC के आदेश 39 नियम 1-2 के तहत आवेदन करते हैं, उसके तहत जारी होता है। और इसी तरह से अस्थायी व्यादेश के लिए 94C CPC भी है और एक पक्षी व्यादेश के लिए 39 नियम 3 एवं 3C CPC में प्रावधान किया गया है। कभी कभार होता क्या है कि कोई भी प्रतिवादी या पक्षकार किसी संपत्ति में काफ़ी तीव्र गति से निर्माण करने लगता है और वो रात दिन अनवरत कार्य करने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उसको तामील कराएं नोटिस के माध्यम से और वो उपस्थित होकर जवाब दे, तब तक में वो अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेता है। ऐसी स्थिति में हमें तत्काल व्यादेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें 39(3)
आदेश 39 नियम 3 के तहत आवेदन देते हैं और ये माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि हमारा दावा दायर हो चुका है और दावा दायर होने की जानकारी प्रतिवादी गण को हो गई है, जिससे वो अति तीव्र गति से निर्माण कार्य कर रहा है। अगर तत्काल हमें स्टे जारी नहीं किया जाता, व्यादेश जारी नहीं किया जाता, तो हमारा दावा फलहीन हो जाएगा और वो अपना निर्माण कार्य कंप्लीट कर लेगा, यानी पूर्ण कर लेगा। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय भी 39(3) के आवेदन पर विचार करती है और तत्काल अस्थायी व्यादेश जारी कर देती है। और एक होता है 94C। 94C उस कंडीशन में होता है जब हमें नगर पालिक निगम के खिलाफ अस्थायी व्यादेश लेना हो, जब नगर पालिक निगम हमारे ही भूमि पर, हमारे पट्टे कब्जे कास्त के भूमि पर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में हम नगर पालिक निगम के खिलाफ 39(1)(2) डायरेक्ट नहीं ला सकते, क्योंकि नगर पालिक निगम की धारा 401 के तहत यह आवश्यक है कि उसको हमें 2 माह पूर्व 80(1) का नोटिस देना जरूरी होता है, चूंकि यह सरकारी संस्था है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में हम दावा दायर के साथ साथ 94C का आवेदन देंगे कि हम नगर पालिक निगम को 80(1) का नोटिस जारी कर दिया हूँ, नोटिस भेज दिया हूँ रजिस्टर्ड डाक से, लेकिन अभी वह 2 माह की समय नहीं व्यतीत हुआ है। लेकिन अगर इस बीच में हमारे पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जाता तो प्रतिवादी संस्था निर्माण कर लेगी, जिससे हमें अपूर्णीय क्षति होगी। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय 94C के आवेदन पर भी अस्थायी व्यादेश जारी कर सकती है और जारी होता है। साथियों, इसमें हम लोगों को सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि प्रथम दृष्टया मामला क्या है, अपूर्णीय क्षति क्या है, सुविधा संतुलन क्या है। तो साथियों, प्रथम दृष्टया मामला जो है, वादी का प्रथम दृष्टया मामला ऐसा स्थापित मामला अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो, जो साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता हो और उसमें वादी के विजय होने की प्रबल संभावना हो, तभी हम उसको प्रथम दृष्टया मामला अपने फेवर में मान सकते हैं। यानी कि हमारे दावा में एक विचारणीय प्रश्न निहित हो और उस विचारणीय प्रश्न का हल साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता हो। अगर ऐसा हमारा दावा है तो प्रथम दृष्टया मामला हमारे फेवर में आएगा और हमें अस्थायी व्यादेश जारी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है अपूर्णीय क्षति। अपूर्णीय क्षति यानी प्रत्येक क्षति अपूर्णीय क्षति नहीं होती। अपूर्णीय क्षति उसे कहते हैं जो किसी अवैध कृत्य का परिणाम हो और जिसे धन से नहीं आंका जा सकता, उस क्षति को अपूर्णीय क्षति कहते हैं। अगर इस तरह से क्षति होने की संभावना हो कि अगर प्रतिवादी निर्माण कर लेता है या बिक्री कर देता है या कहीं दूसरे को अंतरण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हमको अपूर्णीय क्षति होगी जिसको हम धन से नहीं आंक सकते, तो हमें अस्थायी व्यादेश आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से अपूर्णीय क्षति को धारा 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के उप पैरा 3 में स्थायी व्यादेश देने के लिए जो सिद्धांत बताए गए हैं, उसमें भी यह प्रावधान है कि जहां वास्तविक नुकसान या संभावित कारित नुकसान को निश्चित करने के लिए कोई पैमाना न हो या धन के रूप में प्रतिकर जहां उचित अनुतोष न हो, वहां अस्थायी व्यादेश दिया जाता है। इसी तरह से तीसरा है सुविधा संतुलन। तो सुविधा संतुलन निषेधाज्ञा देने या न देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी, यह देखना होता है और इसी को सुविधा संतुलन कहते हैं। इसके अलावा साथियों 39(1)(2) व्यादेश के बारे में और अन्य बातें बताई गई हैं, जैसे हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमें अत्यावश्यक अनुतोष अस्थायी व्यादेश की आवश्यकता होती है। जैसे धारा 401 मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1956 में प्रावधान है कि सूचना दिए बिना सूचना पत्र देने के बाद 2 माह के समय व्यतीत होने के बाद ही दावा दायर ला सकता है। इस कंडीशन में हम 82 CPC का सहारा भी ले सकते हैं, या शासन के खिलाफ अगर हमारा दावा दायर है और हमें उस बाद में अस्थायी व्यादेश चाहिए तो हमें 82 CPC का भी सहारा लेते हैं कि हमें चूंकि विधि का नोटिस अगर दिया जाता है तो उस समय में काफ़ी समय विलंब होगा, तब तक हमारा उनका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इसी स्थिति में न्यायालय से रिलीफ मिल जाती है और हमें दावा दायर करने का समय मिल जाता है। न्यायालय के द्वारा अस्थायी व्यादेश की प्रार्थना की जाती है। न्यायालय को यह देख लेना चाहिए कि धारा 401 व्यादेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत हैं।
एक नया दृष्टांत है MPHT 173 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अंतरिम अस्थायी अज्ञापक व्यादेश देते समय यह देखना चाहिए कि वादी का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला हो। प्रथम दृष्टया मामले से उच्च स्तर का मामला होना चाहिए। विपक्षी को नोटिस भी देना चाहिए। अंतरण रोकने के मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा देते समय न्यायालय को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वादी को धारा 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम का संरक्षण भी प्राप्त होता है। साथ ही यह देखना चाहिए कि वादी निषेधाज्ञा का उपयोग गलत हेतु के कारण तो नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकारण अपनी संपत्ति नहीं बेचता। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस संबंध में न्याय दृष्टांत देवी प्रसाद विरुद्ध बाबूलाल 1993 1 MPJR 462 अवलोकनीय है। इसी तरह से एक नया दृष्टांत है यम गुरुदास विरुद्ध रस रंजन 2006 8 SSC 367 में प्रथम दृष्टया मामला किस स्तर का होना चाहिए यह बताया गया है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला विचारण योग्य होना चाहिए। सुविधा संतुलन अपूर्णी क्षति का सिद्धांत भी उसके पक्ष में होना चाहिए। इनमें से कोई एक न हो तो निषेधाज्ञा देने से इनकार किया जा सकता है। वादी द्वारा जो विचारण योग्य मामला उठाया गया है वह एक गंभीर प्रश्न होना चाहिए। वादी का आचरण भी महत्वपूर्ण होता है। इन सब तथ्यों पर इस न्याय दृष्टांत में प्रकाश डाला गया है। इसी तरह से कृषि भूमि के मामले में और खुली भूमि के मामले में सामान्यतः वास्तविक स्वामी का आधिपत्य माना जाता है, और जो कोई इसके विपरीत कथन करता है उसे यह प्रमाणित करना होता है कि आधिपत्य उसका है, क्योंकि आधिपत्य स्वत्व का अनुसरण करता है। यह सिद्धांत लागू होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत नगर पालिक बीना विरुद्ध नंदलाल AIR 1961 MP 2212 निर्णय चरण 4 उप पैरा 2 एवं अमृतलाल विरुद्ध केसरी प्रसाद AIR 1978 MP 76 DB से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। स्थापित अधिपत्य के बारे में वैधानिक स्थिति यह है कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति के स्थापित अधिपत्य में होता है उसका अधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए। उसे मूल स्वामी में वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर ही हटाया जा सकता है। निषेधाज्ञा के माध्यम से अतिक्रामक का अधिपत्य सुरक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक साम्यपूर्ण अनुतोष है। अतः इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। न्याय दृष्टांत कमल सिंह विरुद्ध जयराम सिंह 1996 CCLJ 349 MP में यह प्रतिपादित किया गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा केवल अधिपत्य के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेंगे। अधिपत्य ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो। न्याय दृष्टांत महादेव सामल राम विरुद्ध पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1995 3 SSC 3 में यह प्रतिपादित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध और अवैध आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में व्यादेश नहीं देना चाहिए। न्याय दृष्टांत गंगूबाई विरुद्ध सीताराम AIR 1983 SC 742 में यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि पूर्ण आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही निषेधाज्ञा देना चाहिए। उक्त वैधानिक स्थितियों के प्रकाश में न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि कौन अतिक्रामक है और कौन संपत्ति के लंबे शांतिपूर्ण और स्थापित अधिपत्य में है, और उसी अनुसार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आदेश पारित करना चाहिए। खसरा पंसाला में अधिपत्य संबंधी इंद्राज रहते हैं एवं B1 किस्तबंदी खतौनी में अभिलेखित भूस्वामी कौन है इसका पता लगता है। अतः आधिपत्य देखने के लिए खसरा पंसाला देखा जा सकता है। यह स्थापित विधि है कि एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध संपत्ति के अधिपत्य उपयोग और उपभोग को रोकने के लिए व्यादेश नहीं दिया जाना चाहिए। इसका एक अपवाद है जहां संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में सहस्वामी परस्पर सहमति से पृथक पृथक अधिपत्य में हो, वहां ऐसे पृथक एक मेव अधिपत्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा दी जा सकती है। अस्थायी व्यादेश सामान्यतः वाद के अंतिम निराकरण तक के लिए दिया जाता है। कुछ न्यायाधीश इसे अन्य न्याय आदेश तक
भी देते हैं, ताकि जिस पक्ष को अस्थायी व्यादेश दिया गया है, यदि वह विलंब पारित करता है तो व्यादेश का आदेश अपास्त किया जा सकता है। ऐसी दशा में इस तरह लिखा जा सकता है कि यह आदेश अन्य आदेश तक या वाद के अंतिम निराकरण तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा। इस तरह से दोस्तों अस्थायी व्यादेश के बारे में आज हमने आप लोगों को विस्तार में जानकारी दिया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जी नमस्कार। कहाँ